सिलेबाजी हुआ है वो बहुत उच्च स्तर पर हुआ है। सरकार का कहना है कि ये निम्न स्तर पर हुआ है, तो निम्न स्तर उन्होंने कैसे कैसे एनसी टेप से मापा है। बिहार में आए दिन पेपर लीक होता रहा, क्या हम मांग कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी से ही नहीं बोला कि शिक्षा मंत्री जी आप अपना वाला पद हमको दे दीजिए। लाइब्रेरियन का बहाली 18 साल से नहीं दिए गए, तो क्या आपको 1800 साल चाहिए? पानी की बौछार झेलते, पीठ पर फाइबर की लाठियां खाते ये छात्र अपना हक मांग रहे हैं। मांग बड़ी सिंपल है, एक परीक्षा, एक अदद परीक्षा ढंग से करा दो साहब। क्या ये इतना मुश्किल काम है? जिनके कंधों पर ये काम ढंग से कराने की जिम्मेदारी है, उनसे जब पूछा गया तो कहते हैं हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले क्या कुत्ता बिल्ली हैं क्या? क्या 2 साल से अपना सब कुछ झोंक रहे छात्रों की तुलना रास्ते पर भौंकने वाले कुत्ते से होगी क्या? नो ऑफेंस टू डॉग्स एंड डॉग लवर्स। समस्या कहावत में कुत्ते के इस्तेमाल की है, लेकिन इस तरह की अहंकारी भाषा पूरे सिस्टम की मानसिकता दिखाती है। बयान देने वाले अधिकारी ने मांग ली माफ़ी, लेकिन इस बयान ने बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों को और उद्वेलित कर दिया। तो आज बड़ी खबर में बात होगी बिहार में चल रहे इस प्रोटेस्ट की, छात्रों की मांग की। जानेंगे कि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत में क्या निकला। टटोलेंगे बीपीएससी परीक्षा और टीचर भर्ती परीक्षा पर कैसे कैसे सवाल उठ रहे हैं, इसको भी। बात दिन की बाकी बड़ी खबरों की भी इसके बाद होगी। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by New India Assurance and ZX. Presenting the New India Stree Shakti Samrakshan Policy includes mass layoff, personal accident, posh victim, and optional fire and burglary cover. पटना का गर्दनी बाग इलाका फिलहाल प्रदर्शन का केंद्र बन गया है। जहां तक नजर जा रही है, प्रदर्शनकारी ही दिखाई दे रहे। अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की दिक्कतों को दूर कराने के लिए पटना में छात्र करीब 10 दिनों से सड़कों पर है। आज छात्रों का एक डेलीगेशन बिहार के मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव से मिलने गया। छात्रों ने 15 मांगे रखी। क्या बातचीत हुई, सरकार ने क्या भरोसा दिलाया, बता रहे हैं पत्रकार साथी। पहले तो सबसे बड़ी बात है, जब हमने मांगे रखी, सारी बातों को उन्होंने कहा मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहता हूँ। जब हमने सारी बातें रखी तो वो कह रहे थे ये तो मांग है ही नहीं, ये तो हमारा दायित्व होना चाहिए, सरकार का दायित्व होना चाहिए। आज तक हमारे पास कोई आया ही नहीं है कहने के लिए कि 3 सालों से बीएसएससी का एग्जामिनेशन नहीं हुआ। आंदोलन तो इतनी बार हुआ है, उसका क्या मुख्य सचिव को ये जानकारी नहीं है सड़कों पर क्या हो रहा है? मैंने कहा सर, TRE 4 का आंदोलन कई बार हुआ। आपके बीएसएससी आयोग में 14 जुलाई को हम लोगों ने ताला मारा था, तो बोला इस चीज़ की सूचना हम तक पहुँचाई ही नहीं गई किसी भी आला अधिकारियों द्वारा। लगभग 2.5 घंटे की वार्तालाप में तमाम मुद्दों को उन्होंने समझा। किन किन मुद्दों पर वो मान रहे हैं? पहला मुद्दा 17वीं बीपीएससी। 17वीं बीपीएससी के बारे में हम लोगों ने कहा कि हम लोग जांच चाहते हैं साहब, और तमाम चीज़ें बताई जो खामियां हैं। तो उन्होंने कहा क्या ऐसा बात है? हमने कहा कि एक व्यक्ति जो सिलेक्ट हुई है उसको DSP का फुल फॉर्म नहीं पता है। तो हमने कहा हमारा मोबाइल मंगाइए, हम वीडियो दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा ये सत्य है। तो हमने कहा हम मोबाइल बाहर रखलवा दिए थे। तो हम कहे सर मोबाइल लाइए, हम वीडियो दिखाए। तो कहा कि उन्होंने माथे पकड़ लिया कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को DSP का फुल फॉर्म नहीं पता है। मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो चीज़ें इतनी वायरल हो रही हैं, छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सूबे के मुख्य सचिव को ये तक पता नहीं है कि वो क्या रहा है ज़मीन पर। वही बात कह रहा हूँ कि वो कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट चौधरी। उन्होंने कहा कि हम ज़रूर जांच करवाएंगे इन तमाम चीज़ों को, और अपनी डायरी में पॉइंट वाइज पॉइंट वो लिख रहे थे। दूसरा मांग हमारा था BSSC को लेकर के कि BSSC की परीक्षा जो 3 सालों से लंबित है उसके अब परीक्षा जल्द हो। तमाम जैसे BSO, ASO, CGL 4 इंटर स्तरीय प्राचार्य का, इसमें 55 लाख अभ्यर्थी भरे हुए फॉर्म। वो फिर कह रहे कितना अभ्यर्थी? मैंने कहा सर 55 लाख। तो कितने दिनों से एग्जाम नहीं हुआ? मैंने कहा सर 3 सालों से एग्जामिनेशन नहीं हुआ। और इससे पूर्व की जो बहाली आई थी 2014 में आई थी और 2022 में एग्जाम हुआ 6 साल बाद। वो कह रहे थे कि ऐसा हो कैसे रहा है? मैंने कहा सर आप मुख्य सचिव है। नहीं, वो साहब किस राज्य के हैं? बिहार से नहीं है क्या? वो बिहार के ही रहने वाले हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे ये भी कहा कि सर आप खुद को, क्योंकि वो बयान देते हैं तो वो कहते हैं कि मैं हार्डकोर बिहारी हूँ, लेकिन बिहारी की समस्याओं को उनको अवगत नहीं है कि हमारी समस्याएं क्या हैं। TRE 4 में हम लोगों ने पूरी तरीके से कहा है
उन्होंने एक बात जहाँ तक लग रहा है जितने पॉजिटिव थे कि तमाम मांगे मानी जाएगी, मैक्सिमम मांगे। देखते हैं अब अगले वार्ता तक की। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ आप जूस पी ले, अमर अनंत संतोरे। हमने भी कहा सर आपने 24 घंटे का समय दिया है, 24 घंटे में लेटर आ जाएगा, मैं अमर अनंत आप ही से तोड़वाऊँगा। TRE 4 में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, पूर्व की भांति ही एग्जामिनेशन होगी और एकल वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नया मान गए ऐड करवाया। हाँ, इस पर उन्होंने पूरा मान गए हैं और वो बोला ये मैं करवा के रहूँगा, ये नहीं आऊँ। एक रात पहले भी छात्रों का एक डेलीगेशन बिहार सरकार के साथ बातचीत करने गया था। खबरें आई कि बातचीत पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई है, लेकिन तब भी ठोस कुछ नहीं बन सका। स्वच्छ प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया। योजना बनी गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने की। कॉल दी थी ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन यानी ABSU ने। मार्च निकला, लेकिन रास्ते में उन्हें मिले प्रदर्शनकारियों के बेस्ट फ्रेंड बैरिकेड्स। लेकिन प्रदर्शनकारी तो प्रदर्शनकारी ठहरे। JP गोलंबर पर बैरिकेड्स तोड़कर डाक बंगले की ओर कूच करने लगे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस वालों के अलावा CRPF के जवान भी थे। नक्सल प्रभावित इलाकों में इस्तेमाल होने वाली 72 बंद गाड़ियां लाई गई थीं। प्रशासन ने छात्रों को रोकने के लिए जद्दोजहद की। दोनों पक्षों का आमना सामना, लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार की गई, लेकिन छात्रों ने अपना मार्च जारी रखा। मुख्यमंत्री आवास के करीब तक पहुंच गए। पुलिस ने जैसे तैसे भीड़ को कंट्रोल किया। कई आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया गया। एक छात्र का सिर फट गया, एक छात्रा बेहोश हो गई। खबरें कुछ छात्रों की ओर से पुलिस पर पत्थरबाजी की भी है। पत्थरबाजी में टाउन DSP कामाख्या नारायण सिंह घायल हो गए। कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। बिहार में आए दिन पेपर लीक होता रहा, क्या हम मांग कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी से ही नहीं बोला कि शिक्षा मंत्री जी आप अपना वाला पद हमको दे दीजिए। आप देखिए लाइब्रेरियन का बहाली 18 साल से नहीं दिए गए, तो क्या आपको 1800 साल चाहिए? इन लोग सर जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो केवल आश्वासन दे करके छोड़ देते हैं। भर्ती में काफ़ी हद तक धांधलीबाजी हुआ है। काफ़ी बच्चों के नंबर 75+ थे, तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब एक तो पेपर देता नहीं है आयोग, पेपर नहीं देता है तो उसका प्रॉब्लम है। हम अपने आप को भी नहीं देख पा रहे हैं हमारी कहाँ गलती हो रही है, तो देना चाहिए। अभी कुछ देर पहले चिराग पासवान भी छात्रों से मिलने आए थे। उनका भी कहना है कि उन्होंने ज्ञापन ले लिया है छात्रों से और अभी वो उनकी मांगों पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। तो ये देखना होगा कि जो छात्रों की मांग है उन पर क्या मुकम्मल कार्रवाई होती है। छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, हल्के बल का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है क्योंकि किसान भी छात्रों के साथ शामिल हुए थे। उनकी अपनी मांगे थी, लेकिन 25 तारीख का दिन उन्होंने भी चुना था। एक तरफ छात्र थे, किसान भी थे। ये कहा जा रहा है बीच में पत्थरबाजी हुई, जिस पे पुलिस ने रिटेलिएट किया है, पुलिस ने बल का प्रयोग किया है। 4 लोग अभी घायल हैं, 19 लोगों को डिटेन किया गया है, कुछ पुलिस वाले भी घायल हैं। अब बात छात्रों की मांगों पर। लंबी फहरिस्त है, लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। विवाद की मुख्य वजह है TRE 4 एग्जाम के लिए घोषित किया गया पैटर्न। TRE होता है टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम। बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए यह परीक्षा होती है। एग्जाम कराता है बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC। इस बार TRE 4 में जो सबसे बड़ा बदलाव छात्रों को परेशान कर रहा है वो है परीक्षा का 2 स्टेज में होना और नेगेटिव मार्किंग का लागू होना। BPSC ने कहा है कि पहले एक तरह का PT यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट होता था और उसके बाद मेंस दूसरे चरण की परीक्षा होगी। BPSC का कहना है कि यह व्यवस्था परीक्षा को ज़्यादा पारदर्शी बनाने और बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स को बेहतर तरीके से छांटने के लिए लाई जा रही है। आयोग ने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों में भी शिक्षक भर्ती या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं 2 चरणों में होती हैं। आयोग का कहना है कि फैसला आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU की सलाह और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब TRE 1, TRE 2, TRE 3 में एक ही परीक्षा से चयन होता है तो TRE 4 में 2 परीक्षा क्यों? उनके लिए इसका साफ मतलब है कि अतिरिक्त परीक्षा, ज़्यादा तैयारी, ज़्यादा समय और चयन के 2 मौक़ों पर दबाव। छात्रों की मांग है कि TRE 4 भी पहले की ही तरह एक परीक्षा में कराई जाए। इसी वजह से वे 1 एग्ज़ाम की मांग उठा रहे हैं। अब आते हैं नेगेटिव मार्किंग पर। पहले TRE में गलत जवाब देने पर नंबर नहीं कटते थे, अब BPSC ने साफ कर दिया है कि TRE 4 में नेगेटिव मार्किंग होगी। छात्रों को डर है कि इसका असर खासकर उन कैंडिडेट्स पर पड़ेगा जो कई सवालों में अनुमान लगाकर जवाब देते हैं। छात्रों का कहना है कि 2 चरणों वाली परीक्षा से नॉर्मलाइजेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। छात्र इस प्रोसेस को विवादित मानते हैं। नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब एक परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर के साथ होती है। मान लीजिए पहली शिफ्ट का पेपर बहुत कठिन था और दूसरी शिफ्ट का पेपर आसान।
पहली शिफ्ट वाले छात्रों को स्वाभाविक रूप से कम नंबर मिल सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में आंकड़ों के आधार पर स्कोर को एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि कठिन और आसान शिफ्ट के उम्मीदवारों की तुलना बराबरी से हो सके। यानी मकसद नुकसान की भरपाई करके पारदर्शिता लाने का होता है। बीपीएससी ने 18 अगस्त को टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली। 32,388 पदों को भरा जाएगा। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक अप्लाई करना होगा। परीक्षा दिसंबर या जनवरी में हो सकती है। बीपीएससी का कहना है कि अगर 5 लाख से कम एप्लीकेशन आते हैं तो परीक्षा 3 पारियों में होगी। 5 लाख से अधिक होने पर 6 पारियों में कराई जाएगी। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, यह भी बीपीएससी का कहना है। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग 70वीं बीपीएससी परीक्षा को पूरी तरह निरस्त करने की है। बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा हर साल होती है। परीक्षा पास करने वाले प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ जैसे महत्वपूर्ण पद इसी परीक्षा से भरे जाते हैं। 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा दिसंबर 2024 में हुई। बिहार में करीब 912 केंद्रों पर, लेकिन पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा हो गया। पेपर लीक के आरोप, मांग उठी पूरी परीक्षा रद्द करने की, लेकिन आयोग ने केवल उस केंद्र की परीक्षा रद्द करके जनवरी 2025 में दोबारा परीक्षा कराई। लेकिन कैंडिडेट्स का कहना है कि जब एक केंद्र पर दाल में कंकड़ पत्थर मिल गए तब पूरी दाल को फेंकना चाहिए, यानी नए सिरे से परीक्षा कराई जानी चाहिए। छात्रों ने दूसरे सेंटर पर भी क्वेश्चन पेपर देर से मिलने, सीसीटीवी जैमर जैसी व्यवस्था में गड़बड़ी का आरोप लगाया, लेकिन बीपीएससी ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया। मामला पटना हाईकोर्ट तक गया। याचिका में करीब 28 सेंटर्स पर अनियमितताओं और परीक्षा एसओपी का पालन न होने जैसे आरोप लगे। बीपीएससी ने इन आरोपों का विरोध किया, कहा कि दूसरे केंद्रों से ऐसी शिकायतें आयोग को नहीं मिली। छात्रों की मांग है कि अध्यक्ष की जवाबदेही तय हो। इतने गंभीर घोटालों के बावजूद उनका बीपीएससी पद पर बने रहना संस्था की साख को धूमिल करता है। छात्रों की एक मांग सरकारी नौकरियों और शिक्षक नियुक्तियों में 85% डोमिसाइल लागू करने की भी है, यानी केवल बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाए। बीपीएससी ने कहा कि डोमिसाइल नीति तय करना राज्य सरकार का काम है, आयोग का नहीं। खबरें बता रही है कि आयोग का कहना है कि बीपीएससी परीक्षाओं में शामिल होने वाले लगभग 72% अभ्यर्थी बिहार से ही होते हैं। एक मांग आयु सीमा में छूट की भी है। कैंडिडेट्स का कहना है कि बिहार की सभी भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम आयु सीमा 45 साल निर्धारित की जाए। दलील दी गई कि परीक्षाओं के लगातार रद्द होने, लीक होने और 4 से 18 साल तक टलने के कारण लाखों युवा ओवरेज हो गए। ऐसे में सरकार एवं आयोगों की नाकामी की सजा अभ्यर्थियों को नहीं मिलनी चाहिए, चाहे अधिकारी बनने वाली बीपीएससी की परीक्षा हो या सरकारी विभागों में कर्मचारी की भर्ती कराने वाली बीएसएससी। कैंडिडेट्स का कहना है कि किसी का भी परीक्षा का हाल दुरुस्त नहीं है। ना तो समय पर नोटिफिकेशन निकल रहा तो परीक्षा समय पर नहीं हो रही, परीक्षा समय पर हो रही तो लीक होने की खबरें आ रही हैं। सब कुछ ठीक हुआ तो रिजल्ट टाइम पर नहीं आ रहा, रिजल्ट आ गया तो जॉइनिंग लेटर आने में लंबा इंतज़ार। जितने तरह की परीक्षाएं उतने अलग अलग तरह के रोड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में जब मीडिया ने बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह से सवाल किए तो बोले, छात्रों के पास अपने आरोपों के पक्ष में कोई ठोस तथ्य हैं तो वो कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वे यहीं तक नहीं रुके। बोले, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं। ये तो 70th के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। आरोप लगा सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम नहीं है। राजेश कुमार खुद 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। भाषा की मर्यादा की उम्मीद तो उनसे की ही जा सकती है या की जा सकती थी। उनके मुंह से निकली ये बात आग की तरह फैली, बवाल मचा। 4 घंटे में दूसरा वीडियो आया, माफ़ी मांग ली, लेकिन तब तक उनके निलंबन का ऑर्डर उनकी मेज पर था। शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा डेटा सिस्टम है, UDISE पूरा नाम है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर एजुकेशन प्लस। उसके 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 2006 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है, यानी स्कूल में जितनी भी कक्षाएं हों सबको पढ़ाने की जिम्मेदारी उसी एक शिक्षक के ऊपर है। पिछले साल ऐसे स्कूलों की संख्या 1865 थी। मतलब है कि सिंगल टीचर स्कूल की संख्या कम होने की बजाय बढ़ी है। बच्चों और शिक्षकों के अनुपात में भी बिहार की स्थिति राष्ट्रीय औसत से पीछे है। 2024-25 के आंकड़े बताते हैं कि बिहार का छात्र शिक्षक रेशियो 30 था, यानी औसतन करीब 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। देश का औसत 24 था। ये मोटा माटी आंकड़ा है बिहार में स्कूली शिक्षा की स्थिति को समझने के लिए।
बाकी स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कत क्या है, मिड डे मील में क्या परोसा जा रहा है, ये सब आप गाहे बगाहे वायरल होते वीडियोस में देखते ही होंगे। और यही हाल बीपीएससी की परीक्षाओं का भी है। केवल 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा पर ही सवाल नहीं उठ रहे, 67वीं में पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी, 68वीं में सवालों और आंसर की को लेकर आपत्तियां उठीं, 69वीं में परीक्षा संचालन और नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद हुआ। सवाल ये है कि राज्य में परीक्षा कराने की व्यवस्था लगातार इतनी गलतियां क्यों कर रही है, क्यों एक एग्ज़ाम बिना किसी विवाद के संपन्न नहीं हो सकता। इस पर थोड़ी जानकारी के लिए, थोड़ी स्पष्टता के लिए हमने बात की कुछ एक्सपर्ट से। पहला ये है कि यहाँ जो भर्ती एजेंसियाँ हैं, चाहे बीपीएससी हो चाहे बिहार स्टेट सर्विस कमीशन हो, इनका कोई कैलेंडर नहीं है। इनका अगर कैलेंडर हो कि इस समय परीक्षा होगी, इस समय आवेदन लिए जाएंगे, इस समय रिजल्ट आएगा और इस समय ज्वाइनिंग होगी, तो ये दिक्कतें नहीं होंगी। ज़्यादातर जो आंदोलन होते हैं वो इस कैलेंडर के ना होने से होते हैं। छात्र पहले भर्ती के लिए आंदोलन करते हैं, जैसे अभी TRE 4 के लिए आंदोलन चल रहा है कि शिक्षकों की भर्ती निकाली जाए, या फिर उसके बाद उसके प्रोसेस के बारे में आंदोलन करते हैं। पैटर्न भी इनका बदलता रहता है। फिर जब आवेदन हो जाता है तो परीक्षा करवाने के लिए आंदोलन करते हैं, परीक्षा जब हो जाती है तो रिजल्ट के लिए आंदोलन करते हैं, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन करते हैं, और इस तरह से अलग अलग चरणों में आंदोलन होता ही रहता है। तो कहा जाता है कि पटना का जो प्रतियोगी परीक्षा का छात्र है उसको पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग चरणों में आंदोलनों में भी शामिल होना पड़ता है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि पैटर्न में नियमित बदलाव होता है, एक पैटर्न रखना चाहिए, और पैटर्न को लेके भी झमेले चलते रहते हैं। और तीसरा मसला पेपर लीक का है। हम सब जानते हैं कोई भी परीक्षा होती है वो बहुत साफ़ सुथरी नहीं होती है। उसकी वजह हाल के दिनों में जो बढ़ी है, एक तो प्रतियोगी परीक्षाओं की बढ़ती संख्या, जिसके कारण बड़ी परीक्षाओं को एक साथ नहीं करवाया जा पा रहा है, और दूसरा एजेंसियों की मदद। हम देखते हैं कि झारखंड में भी जो हंगामा हुआ वो एजेंसी की वजह से हुआ। हालांकि नीट में बिल्कुल अलग कारण है, लेकिन अलग अलग कारण है, लेकिन पेपर लीक भी एक बड़ी वजह है। और चौथी वजह है कि जो आंदोलन छात्र करते रहते हैं उनसे बातचीत करने के लिए सरकार बहुत इच्छुक नहीं होती है। जब बातचीत बिगड़ने लगती है तो इस तरह की घटनाएं होती है। और अगर हम देखें, ये समझना चाहें कि बिहार में पेपर लीक का क्या पैटर्न है, तो एक सामान्य पैटर्न तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ एक पैटर्न हाल के मतलब पिछले कई दशकों से चल रहा है। वो ये है कि किसी छात्र के बदले कोई दूसरा छात्र परीक्षा देने के लिए बैठता है। अभी हम लोगों ने नीट परीक्षा में देखा कि कई ऐसे छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, वो दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे। तो ये भी एक साथ साथ पैटर्न चलता है, तो इसकी वजह से भी दिक्कतें होती हैं। और एक फैक्टर बड़ा फैक्टर पटना में वो ये है कि यहाँ जो कोचिंग संस्थापक हैं वो बड़े प्रभावशाली हैं। वो कोचिंग संस्थापक भी कई बार छात्रों को इन्फ्लुएंस में रखते हैं और अपने हिसाब से उन्हें संचालित करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे यहाँ जब भी आंदोलन होते हैं तो छात्रों के आंदोलन का में सहयोग देने के लिए कोचिंग संस्थापक पहुँचते हैं। वो अपनी तरफ से उनके खाने पीने की, रहने की और दूसरी तमाम व्यवस्थाएं करवाते हैं। तो उनकी जो एक अलग तरह की भूमिका है वो भी कई बार सरकार और छात्रों के बीच में आती है। ये भी एक दिक्कत की वजह है। ऐसा लगता है कि ऐसा तो जरूर है कि हर जब एक बार नहीं, अब सालों से बार बार आपका जब लीक हो रहा है तो ऐसे जरूर ऐसा होगा ही कि एक सिस्टम है, कुछ लोग जो उसका पैरेलल इकोनॉमी ही शायद है जो हर साल इसको लीक कराते होंगे। और इसका यही उपाय है जो अभी हो रहा है कि लोग जागरूक हों और प्रोटेस्ट करें। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि बिहार में शायद ये बहुत पहले ही हो जाना था, तो पर लोग इतने दिन से चुप रहे, वो ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि ये बहुत हाई स्टेक्स एग्जाम है। मैंने जैसे बताया कि, और जैसे ही इतना हाई स्टेक एग्जाम में एक भी आपको एग्जाम्पल मिलता है जहाँ पे ऐसा दिखता है कि शायद ये फेयर नहीं है, तो पूरा लोगों का विश्वास पूरा का पूरा उठ जाता है। और साथ साथ मतलब कई अभी शायद बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी, और जैसे मान लीजिए कि नीट पेपर लीक के प्रोटेस्ट के बाद जैसा देखा लोगों ने कि उनके आंदोलन से, प्रोटेस्ट से चेंज आ सकता है, सिस्टम को सुधारने में हेल्प किया जा सकता है। तो इससे भी लोगों को सीख मिली। तो आपने छात्रों के आरोप सुने, आयोग की सफाई सुनी,
वो तस्वीरें भी देखी जहां बिहार में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर वाटर कैनन से पानी फेंका जा रहा है। ये सारी तस्वीरें, सारे बयान आपने सुने। अब ज़रा खुद से एक सवाल करिए, ये सवाल जो सिस्टम को भी खुद से करना चाहिए कि क्या हर परीक्षा का ऐसे ही हाल चलता रहेगा? पहले हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट देखा, वहाँ भी परीक्षा एक बड़ा मुद्दा था। फिर हमने झारखंड में प्रोटेस्ट देखा, पंजाब में देखा, कई राज्यों में एक साथ आवाज़ें उठ रही हैं और आवाज़ सिर्फ ये है कि एक परीक्षा साहब ठीक से करा दीजिए। तो क्या ये इतना मुश्किल काम है? परीक्षा और रोज़गार जो सबसे बेसिक ज़रूरत है युवाओं की, क्या उसे भी ठीक से नहीं कराया जा सकता? सफाई देना, तर्क देना ये बहुत आसान है, लेकिन आपने भाषा भी सुनी आयोग के लोगों की कि कैसी है। अब इस पर आप स्वयं से सवाल कीजिए और बेहतर है कि जिम्मेदार लोग भी खुद से ये सवाल करें। बड़ी खबर आज यहीं तक, अब सुर्खियों का रुख। पहली सुर्खी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। मुद्दा जाति जनगणना में जातियों के नाम दर्ज होने और उसका डेटा जुटाने से जुड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि अभी जिस तरह से सवाल किए गए हैं उसमें कई दिक्कतें हैं, इसलिए उन्होंने जनगणना के सवालों को बदलने की मांग रखी है। साथ ही ये भी कहा है कि सवालों को बदलने से पहले राजनीतिक दलों, एक्सपर्ट्स और आम लोगों से सलाह ली जानी चाहिए। उनकी एक बड़ी आपत्ति ये है कि सवालों में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का जिक्र नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि इससे देश में ओबीसी की आबादी का सही आंकड़ा सामने आने में समस्या हो सकती है। राहुल गांधी और खड़गे ने चिट्ठी में 4 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, अगर एक ही जाति अलग अलग नामों से दर्ज हुई है तो ये पता लगाना मुश्किल होगा कि उस जाति की असली आबादी कितनी है। आंकड़ों की तुलना करना भी मुश्किल होगा। दूसरी बात, ऐसा होने पर आबादी के आंकड़े भी गलत हो सकते हैं, फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बनने वाली सरकारी योजनाओं पर भी असर पड़ेगा। तीसरी बात, जातियों के नाम दर्ज करने का तरीका पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए, इसके लिए तय सूची और ड्रॉप डाउन ऑप्शंस देने की बात कही गई। चौथी बात, इस लिस्ट में सरकारी जाति सूचियों के साथ एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड का इस्तेमाल करने की बात भी कही गई है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि अगर जाति जनगणना सही तरीके से नहीं हुई तो आरक्षण की व्यवस्था मजबूती से बनाए रखना मुश्किल साबित होगा। पहले प्रधानमंत्री कई सालों तक रोक रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना हो। कांग्रेस पार्टी 2021 से मांग करती आ रही है कि जाति जनगणना होना अनिवार्य है। तब अचानक 30 अप्रैल को उन्होंने मन बदला। स्वागत है, उन्होंने अपना मन बदला, यू टर्न किया। अभी फिर उस यू टर्न पर यू टर्न कर रहे हैं, डबल यू टर्न कर रहे हैं। ये डबल पलटी मारे हैं। एक पलटी 30 अप्रैल 2025 को मारा है और दूसरी पलटी 14 अगस्त 2026 को, जब उन्होंने 40 सवाल निकाले गए और उसमें से 10वां सवाल जो जाति से जुड़ा हुआ था, हमको जो जानकारी मिली वो हम उसको नकारते हैं, वो कभी हम स्वीकारेंगे नहीं। कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना और बिहार जैसी प्रक्रिया अपनाने की भी मांग सामने रखी गई है। अगली सुर्खी, 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया। लोकसभा सचिवालय को भी नोटिस भेजा गया है। मामला इन सांसदों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला लेने में हो रही देरी का है। यह याचिका टीएमसी सांसद और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दाखिल की है। उन्होंने याचिका दाखिल करके लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की मांग उठाई है। उन्होंने इन याचिकाओं पर समय पर फैसला नहीं होने का आरोप भी लगाया। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने की। बेंच में जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ बिना उसका पक्ष सुने आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल उनका फोकस इस बात पर है कि अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसला लेने में इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा स्पीकर का पक्ष रखने के लिए अदालत में मौजूद हैं। तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान बताया कि स्पीकर की तरफ से बागी सांसदों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। अयोग्यता की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में स्पीकर को अलग से औपचारिक नोटिस जारी करने की ज़रूरत नहीं है।
पूरे विवाद की जड़ टीएमसी के इन 20 सांसदों की कथित बगावत है। याचिका के मुताबिक इन सांसदों ने टीएमसी नेतृत्व से अलग होने और नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में शामिल होने का दावा किया था। इसके बाद टीएमसी ने दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बागी सांसदों और लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा है। उनके जवाब के बाद कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी। तीसरी सुर्खी, सुप्रीम कोर्ट ने तहलका पत्रिका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक तेजपाल सरेंडर सर्टिफिकेट जमा नहीं करते तब तक उनकी अपील पर सुनवाई नहीं होगी। ये पूरा मामला 2013 के एक रेप केस से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 6 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। वहीं गोवा सरकार ने भी सज़ा बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सुनवाई के दौरान तेजपाल के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अपील पर सुनवाई के लिए तेजपाल का सरेंडर करना ज़रूरी नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी दलील दी कि तेजपाल सुनवाई के दौरान करीब 6 महीने को छोड़कर लगातार बेल पर रहे हैं। साथ ही उनकी उम्र भी अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं माना। जस्टिस आलोक आराधे की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि पहले तेजपाल को सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने 22 सितंबर तक सरेंडर सर्टिफिकेट जमा करने का आदेश दिया है। कहा कि इसके बाद ही उनकी अपील सुनी जाएगी। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।